नमस्कार। आज हम बात करते हैं रीतकाल के कवियों की और रीतकाल की कविताई के संबंध में। रीतकाल के जो कवि हैं वह उस समय की प्रवृत्तियों के अनुरूप ही काव्य रचना कर रहे थे। प्रवृत्तियां क्या थीं? कोक मंजरी के कवि आनंद कवि की ये पंक्तियां देखें कि मनुज रूप हुए अवतर्यो तीन वस्तु के जोग, द्रव्योपार्जन, हरि भजन और कामिनी संग भोग। तो ये रीतकाल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियां थीं। इन्हीं से बंध करके रीतकाल के कवि रचना कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कवि थे रीतकाल में जो कि इन प्रवृत्तियों के अनुरूप रचना तो कर रहे थे, इनसे बच नहीं सके, लेकिन उन्होंने कुछ अलग हट करके भी रचनाएं की। लोक समाज से जुड़ करके, लोक जीवन से जुड़ करके, सामाजिक प्रवृत्तियों से जुड़ करके कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारी तरह तरह की रचनाएं की। ऐसे कवियों में गंग और रसलीन, इन दो पर आज हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। गंग कवि संवत 1595 में इनका जन्म हुआ। इटावा के पास इकनौर जगह है, वहां ब्रजभाषा तो काव्य की भाषा रही ही है। रीतकाल के सभी कवियों ने ब्रजभाषा में ही रचना की। ये अकबर के दरबारी कवि थे, दरबार में रहे कवि गंग, और इन्होंने छंदों में जो महारत हासिल की है वह देखते ही बनती है। विभिन्न तरह के इन्होंने छंद लिखे, प्रशंसा के भी लिखे, नायिका वर्णन भी किया, दोहे भी लिखे और भी बहुत सारी प्रवृत्तियों के लिखे। लेकिन आज हम गंग के 3 छंद इन प्रवृत्तियों से हट करके खोज करके लाए हैं, वो आप सुने। एक इनका छंद है जिसमें वो बताते हैं कि सब दिन एक समान नहीं रहते। यह उस समय भी उतना प्रासंगिक रहा होगा जितना कि आज है। आप देखें इस छंद को। गंग का यह छंद है कि एक दिन ऐसो जामे शिविका गज बाज रहे, एक दिन ऐसो जामे सोए बेको सहसो है, और एक दिन ऐसो जामे गिलम गलीचा लागे, एक दिन ऐसो जामे तामे को न पैसो है, एक दिन ऐसो जामे राजन सो प्रीति होत, एक दिन ऐसो जामे दुश्मन को धैसो है, और कहे कवि गंग नर मन में विचार देख, आज दिन ऐसो जात कल दिन कैसो है। यानी सब दिन एक समान नहीं रहते, आज का दिन ऐसा है तो कल पता नहीं कैसा होगा, इसलिए ये सब सोच समझ करके अपना कर्म करना चाहिए। ये गंग का एक गंग का छंद। एक दूसरा देखें, विजया जो भांग खाते, भांग पर यानी उन्होंने एक छंद लिखा है, वो देखें कि विजया जो बिलार खाए स्वान हूं के कान गहे, स्वान हूं जो खाए सो तो धावे गजराज को, और गजराज खाए कोटि सिंह हाथ डारे, और बनिया जो खाए तो लुटाए देत नाज को, और ना मर्द खाए तो मर्द कैसे काम करे, महारी जो खाए तो धावे काम काज को, और कहे कवि गंग गुण देखो विजया के, ऐसे चिड़िया जो खाए तो झपट करे बाज को। तो ये एक जो भांग के बाद जो उसका मस्ती आती है, नशा आता है, तो उस पर इन्होंने एक छंद लिखा जो आपने अभी देखा। एक छंद और इनका देखें, सेमल का जो पेड़ होता है, सेमल का वृक्ष होता है, उसके फूल बड़े सुहावने होते हैं। पक्षियों को लगता है, तोते आदि को लगता है कि तो बड़ा प्यारा फल है, लेकिन वो फल नहीं होता, वो फूल ही होता है। देख कि देखत के वृक्षन में दीरध शोभाय मान, कीर चलो चाखिब को प्रेम जिय जग्यो है, और लाल फल देख के जटान मड़रान लागे, देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग कवि फल फूटे भुआ अधिरान, लख सबन निराश है के निज ग्रह भग्यो है, ऐसो फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो पारो, सेमर विसासी बहु तेरन को ठगो है। ये सेमल के पेड़ के
फल की बात करते हैं, लेकिन उस फल के माध्यम से सेंवर विसासी बहुत तेरन को ठग्यो है। इसके माध्यम से प्रकारांतर से कुछ और भी बातें, कुछ उपदेशात्मक बातें, कुछ संसार की आध्यात्मिक बातें भी कहे जाते हैं, वो इस छंद में आप खोज सकते हैं। अब आज के हमारे दूसरे कवि हैं जो रीतकाल के, वे हैं रसलीन। रसलीन हरदोई उत्तर प्रदेश के विलग्राम नामक गांव में उनका जन्म हुआ सन 1699 ईस्वी में। रसलीन का जीवन बहुत कठोर परिस्थितियों में बीता। उन्होंने जीवन यापन के लिए फौज में नौकरी की। 38 साल की अवस्था में रसलीन ने अंग दर्पण और रस प्रबोध जैसे श्रृंगारिक काव्यों की रचना की। रसलीन का पूरा नाम मीर गुलाम नबी था। वे राज आश्रय में कभी नहीं रहे और फौज में रहते हुए 1750 में राम चितौनी उत्तर प्रदेश के मैदान में सफदर जंग के विरुद्ध लड़ते हुए रसलीन मारे गए थे। ये संक्षेप में परिचय रसलीन का दिया। तो रसलीन पर उनके 2 छंद आज हम यहां प्रस्तुत करेंगे। रीतकालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप कविता लिखते रहे रसलीन, लेकिन वे लोक जीवन से जुड़े प्रसंगों से भी स्वयं को जोड़े रहे। उन्होंने सामाजिक जीवन के उन पक्षों पर जोर दिया जिनकी प्रायः अनदेखी की जाती रही है। उदाहरण के लिए, बच्चे को जन्म देने के बाद औरतों को जो देशी औषधियां पिलाई जाती हैं, ये बड़ी उपयोगी होती हैं। इनका स्वाद भले ही अच्छा न हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। ऐसे विषयों पर अन्य कवि प्रायः मौन ही रहे। रसलीन का यह छंद देखें। कैस्यों बहु अछवानी न पीबत, के तो खरी ढिंग सास निहोरे, और हाथ लिए चमचा झिझके, मुख लावत ओठ और नाक सिकोरे। सौंठ लगी गरवे तवहीं भरे, नैनन में असुआ मुख मोरे। ऐरी सखी यह रूप सुहावन, नारिन को मन को यह चोरे। ऐरी सखी यही रूप सुहावन, नारिन के मन को यह चोरे। इसे देखें कि इसका अभिप्राय क्या है। कैसे बहु अछवान, यानी किसी तरह से बहू, जो प्रसूता बहू है, वह अछवानी नहीं पी रही है। सास उसके पास खड़ी होकर के उससे गुहार कर रही है, निहोरे कर रही है, लेकिन वो नहीं पी रही है। सास क्या करती है फिर? हाथ लिए चमचा झिझके, हाथ में उसके चिमचा है, यानी चिमटा है, लेकिन वो मारती नहीं है, झिझक रही है। मुख लावत होठ और नाक सिकोरे, और उसे देख करके बहू मुख के पास अछवानी को लाती है, अछवानी के पात्र को, और फिर नाक सिकोड़ती है। सौंठ लगी गरबे तवहीं भरे, नैनन में असुआ मुख मोरे। उसमें सौंठ और ये जो काली मिर्च वगैरह वगैरह और चीजें पड़ती हैं, ये उसके गले में लगती हैं, तीखी लगती हैं, तो इससे आंखों में आंसू भर आते हैं उसके। और ऐरी सखी यह रूप सुहावन, नारिन को मन को यह चोरे। तो ये जो छंद है, ये दर्शाता है कि रसलीन लोक जीवन, लोक परंपराओं को फिर से देखने के लिए या उस पर कविताई करने के लिए जाने जाते हैं। रीतकाल के साथ साथ उन्होंने इस तरह की चीज़ों को भी अपनी कविताओं में स्थान दिया है, जबकि इस तरह के विषयों को लगभग अछूता ही छोड़ा जाता रहा है। तो रसलीन इसलिए और भी महत्वपूर्ण कवि बन जाते हैं लोक से जुड़ करके, और जो कविता लोक से जुड़ी नहीं होती वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहती, वह वास्तव में कविता होती भी नहीं है। तो आज हमने रीतकाल के कवियों के अंतर्गत कवि गंग और रसलीन, ये 2 की बात की। आपको ये उनके छंद, उनकी कविताएं कैसी लगी,
आप टिप्पणी में अवश्य लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। आगे हम जल्दी ही रीतिकाल के कवियों पर कुछ और वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।